हेलो स्टूडेंट, देयर इज़ न्यू लेक्चर्स सोगा का आपके सीए फाउंडेशन का सबसे इम्पोर्टेंट लेक्चर सोगा। काफ़ी इजी लेक्चर है, काफ़ी इजी टॉपिक है और काफ़ी स्कोरिंग टॉपिक है सोगा। नाउ स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। सोगा का मतलब, सोगा को क्लियर करने से पहले आपको सेल का मतलब क्लियर होना चाहिए। सेल का मतलब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी टू बाय फॉर ए पर्टिकुलर प्राइस। ठीक है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस होता है? सेल के अंदर प्रॉपर्टी इमीडिएटली ट्रांसफर होती है और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर प्रॉपर्टी फ्यूचर की किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ट्रांसफर होती है या फ्यूचर में किसी कंडीशन को फुलफिल करने के बाद ट्रांसफर होती है। तो सबसे पहले सेल को बनने के लिए क्या क्या इसेंशियल कंडीशन है जिसको फुलफिल करना पड़ेगा? सेल बनाने के लिए मिनिमम 2 पार्टी का होना रिक्वायर्ड है, विच वॉज नॉन एज ए बायर और सेलर। सेल बनाने के लिए गुड्स का होना जरूरी है। अब गुड्स क्या होता है? गुड्स मीन्स ऑल मूवेबल प्रॉपर्टी which are attached to the land or which are removed from the land for the farming of the कॉन्ट्रैक्ट। गुड्स होना जरूरी है। थर्ड, सेल करने के लिए ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होना जरूरी है। जब तक सेलर बायर को ओनरशिप ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक सेल कंप्लीट हुई नहीं मानी जाएगी। चौथा, सेल बनाने के लिए प्राइस यानी कंसिडरेशन मनी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर भी बताया था कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कंसिडरेशन का होना नेसेसरी है, उसी तरह सेल को पूरा करने के लिए भी आपका प्राइस यानी मनी का होना नेसेसरी है। और सारी अदर थिंग्स जो कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें भी आपको सेल बनाने के अंदर कवर अप होनी चाहिए। तो सेल का मतलब इसेंशियल एलिमेंट ऑफ सेल हो गया, 2 प्राइस हो गई, गुड्स हो गई, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो गई, प्राइस होनी चाहिए और बाकी अदर इसेंशियल एलिमेंट्स फॉर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होते हैं, वो सारी बातें होनी चाहिए। आ जाओ साहब डिफरेंस का क्वेश्चन। सेल और एग्रीमेंट टू सेल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। सेल होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट जहां पे दोनों पार्टी अपना अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर चुकी है। एग्रीमेंट टू सेल होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पे अभी अपनी पार्टी का ऑब्लिगेशन पूरा करना बाकी है। सेल में ओनरशिप हाथों हाथ चली जाती है, एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप किसी फ्यूचर डेट पर ट्रांसफर होती है। राइट अगेंस्ट सेलर, राइट टू रीसेल। राइट टू रीसेल, सेल के अंदर आप राइट टू रीसेल कर सकते हो क्योंकि ओनरशिप आपके पास आ चुकी है, लेकिन उसके अंदर आप राइट टू रीसेल नहीं कर सकते। राइट टू रिकवर द प्राइस, बायर कैन बी शूड फॉर द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस फॉर द गुड्स इन कैक्सिस टू रिफ्यूज टू पे द प्राइस। मुझे एक बात बताओ, राइट टू रिकवर द प्राइस, सेल के अंदर तो अभी ओनरशिप आज की आज ही चली गई और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर ओनरशिप कब जाती है? फ्यूचर की डेट पे। तो आप फुल अमाउंट रिकवर करने के लिए केस सेलर बायर पे किस में कर सकता है? सेल के अंदर। जबकि एग्रीमेंट टू सेल के अंदर फुल अमाउंट के लिए केस नहीं किया जा सकता, केवल और केवल कंपनसेशन के लिए केस किया जा सकता है। रिस्क ऑफ लॉस, अगर कुछ गुड्स वगैरह गुम गया तो रिस्क ऑफ लॉस किसकी होती है? सेल की केस में तो बायर की, और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर की। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए बिना पेमेंट दिए तो सेल के अंदर तो सेलर अब ओनरशिप देगा ही नहीं, और एग्रीमेंट टू सेल के अंदर सेलर अब गुड्स की डिलीवरी देने से मना कर देगा। जबकि सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो बायर अपने गुड्स की डिलीवरी लेगा ही लेगा और बायर अपने गुड्स का पेमेंट कर देगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के अंदर अभी जो कि सेल नहीं बना है, बायर अब रिमेनिंग पेमेंट नहीं करेगा। डिफरेंस एक बार ढंग से पढ़ लेना, बहुत ईजी है। मेन बात ये याद रखना, सेल अभी इमीडिएटली बनता है, प्रेजेंट टेंस पे डिपेंड करता है, प्रेजेंट टेंस पे, और एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर टेंस की बात होती है, फ्यूचर में किसी डेट पे पर्टिकुलर पे बनेगा। आ जाओ सेल और हायर परचेज का डिफरेंस। हायर परचेज में पता है आप इंस्टॉलमेंट में गुड्स बाय करते हो, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में होता है, जबकि सेल के अंदर सारा पेमेंट एट द टाइम होता है। पढ़ो, सेल के अंदर प्रॉपर्टी पासिंग कब हो जाती है? बायर को इमीडिएटली प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, दोनों के अंदर। और वहाँ पे हायर परचेज के अंदर प्रॉपर्टी लास्ट इंस्टॉलमेंट देने के बाद ट्रांसफ़र होगी। पोजीशन ऑफ द पार्टी क्या रहती है? सेल के अंदर बायर ओनर बन जाता है गुड्स का, और हायर परचेज में बायर केवल एक तरीके से उसका किराएदार यानी बेली बन के रह जाता है। कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जा सकता है कि सेल के अंदर? नहीं, क्योंकि पैसा दिया जा चुका है, सब कुछ हो चुका है। लेकिन हायर परचेज में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे तो आपको वापस अपनी एसेट्स लौटानी पड़ेगी उसको। रिस्क किसकी होती है? सेलर की सारी लॉस की रिस्क होती है अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो। जबकि हायर परचेज में ओनर की ऐसी कोई रिस्क नहीं होती है। अगर बायर टाइम पे पैसा नहीं देगा तो सेलर अपने गुड्स को वापस उठा के लिए आएगा। टाइटल ट्रांसफ़र कब होता है? सेल में इमीडिएटली और हायर परचेज में लास्ट इंस्टॉलमेंट के बाद। सेल में रीसेल करना पॉसिबल है, हायर परचेज में रीसेल करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब आपका सेल एंड बेलमेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम के लास्ट डे पे आप इसको स्किप करके जा सकते हो। गुड्स की डिफाइन जो मैंने पहले बोली थी, वो गुड्स की डिफाइन वापस एक बार पढ़ लो। गुड्स की डिफाइन याद कर जाना, गुड्स की डिफाइन इंपॉर्टेंट है, याद कर जाना, क्योंकि गुड्स से रिलेटेड कोई सा भी क्वेश्चन आ जाओ आपको गुड्स की डिफाइन लिख के आनी है। गुड्स का मतलब एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी
जिसमें एक्शनेबल क्लेम शामिल नहीं है, मनी शामिल नहीं है, लेकिन उसके अंदर स्टॉक और शेयर शामिल है, ग्रोइंग क्रॉप शामिल है, और वो सारी चीज़ें शामिल है जो कि अटैच टू द लैंड है, और जिसको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ज़मीन से अलग करने का पर्पज़ है। एक बार डिफाइन पढ़ लेना। मेन आ जाओ टाइप्स ऑफ गुड्स। कितने टाइप का गुड्स होता है? अगर देखो गुड्स की बात की जाए तो गुड्स होता है 3 टाइप का, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, कंटिंजेंट गुड्स। और एग्जिस्टिंग गुड्स वापस 3 टाइप का होता है, स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनसर्टेन गुड्स। तो पहले बात करते हैं एग्जिस्टिंग गुड्स की। एग्जिस्टिंग गुड्स वो होता है जो कि ऑन्ड और पजेस बाय द सेलर एट द पॉइंट ऑफ टाइम। जिस टाइम बायर सेलर से कॉन्ट्रैक्ट करने गया उस टाइम में एग्जिस्टिंग गुड्स सेलर के पास अवेलेबल होता है, सेलर के ऑनरशिप में होता है, वो गुड्स कहलाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। अब एग्जिस्टिंग गुड्स के 3 टाइप। स्पेसिफिक गुड्स, वो गुड्स जिसको एग्रीमेंट करने से पहले बायर ने आइडेंटिफाई कर लिया है, वो गुड्स कहलाता है एग्जिस्टिंग गुड्स। असर्टेन स्पेसिफिक गुड्स, जिसको डिसाइड कर लिया गया है। असर्टेन गुड्स वो होता है जो सेलर ने बहुत सारे गुड्स दिखाए, उस गुड्स में से बायर ने एक गुड्स चूज़ कर लिया कि मुझे तो एक पर्टिकुलर गुड्स परचेज करना है, वो कहलाता है असर्टेन गुड्स। और जब बायर सेलर को ये बोलता है कि आपकी इच्छा हो जो सा गुड्स दे दो, यानी उसने डिसाइड नहीं किया, वो गुड्स कहलाता है अनसर्टेन गुड्स। एक एग्जाम्पल लेना फर्नीचर वाला, जो मैंने क्लास में पढ़ाते वक्त भी आपको वही समझाया था, अभी भी वापस वही बता रहा हूँ। फर्नीचर वाला एग्जांपल, बायर फर्नीचर की शॉप पे गया, शॉप पे जाते वक्त उसने क्लियर बोला कि मुझे सेलो की चेयर चाहिए, ब्लैक कलर की चेयर चाहिए, 400 रुपीज़ वाली चेयर चाहिए, स्पेसिफिक गुड्स। बायर को सेलर ने बायर को बहुत सारी चेयर दिखाई, उसमें से बायर ने 10 चेयर चूज़ कर ली कि मुझे 10 चेयर चाहिए, ब्लैक कलर वाली चाहिए, असर्टेन गुड्स। दुकान के बाहर खड़ा खड़ा ही बायर सेलर को बोलता है कोई भी 10 चेयर दे दो 400 रुपये वाली, अनसर्टेन गुड्स। समझ में आया? फ्यूचर गुड्स, फ्यूचर गुड्स वो होता है जिसका अभी सेलर के पास पोजीशन अवेलेबल नहीं है, सेलर क्या अभी पोजीशन अवेलेबल नहीं है, जब बायर ऑर्डर देगा उसके बाद सेलर उस गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करेगा, वो गुड्स कहलाता है फ्यूचर गुड्स। और कंटिंजेंट गुड्स भी फ्यूचर गुड्स का टाइप होता है, कंटिंजेंट गुड्स भी फ्यूचर गुड्स का टाइप होता है, लेकिन उसके अंदर डिपेंड करता है किसी कंटिंजेंसी पे, यानी किसी इवेंट पे डिपेंड करता है, जो इवेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो गुड्स कहलाता है आपका कंटिंजेंट गुड्स। यानी कंटिंजेंट गुड्स इज आल्सो टाइप ऑफ द फ्यूचर गुड्स बट डिपेंड अपॉन द कंडीशन विच मे बी हैपन और नॉट मे बी हैपन। अब आता है साहब पेरिशिंग ऑफ द गुड्स। अगर गुड्स खत्म हो जाए, ऑरली समझो बेटा इसको, पेरिशिंग ऑफ द गुड्स बिफोर मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सोचो स्पेसिफिक गुड्स है, कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, किसकी जिम्मेदारी है भाई? सेलर की। और कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले ख़त्म हो चुका है, तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट ही क्या हो गया? वॉइड। अरे गुड्स ही खत्म हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट किस बात का करोगे? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड। लेकिन अगर पेरिशेबल गुड्स कब हुआ? सेल के पहले पर एग्रीमेंट के बाद में, सेल के पहले बट एग्रीमेंट के बाद में। अब अगर दोनों पार्टी को पता चल जाता है कि भाई स्पेसिफिक गुड्स का नेचर है और दोनों पार्टी को पता चल गया कि वो गुड्स खत्म हो चुका है, तो ट्रांजेक्शन बन जाएगा वॉइड। क्लियर? तो ये चीज़ ध्यान रखना। और अगर कोई गुड्स किसी सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, सेलर की गलती की वजह से हुआ है, एक पार्टी को पता है दूसरी पार्टी को पता नहीं है, तब वहाँ पे वॉइडेबल बन जाएगा, ये पेरिशेबल हो गया। डॉक्यूमेंट्स कब ट्रांसफ़र होंगे? डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है? ट्रांसफ़र ऑफ ओनरशिप, जो कि कौन किसको ट्रांसफ़र करता है? सेलर ट्रांसफ़र करता है बायर को। अब साहब अगला सवाल, प्राइस कैसे डिसाइड की जाएगी? प्राइस को डिसाइड करने के 3 तरीके। पहला, प्राइस को डिसाइड करने के 3 तरीके। पहला, या तो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बायर सेलर मिलकर डिसाइड कर लेंगे, या एग्रीमेंट में पहले ही डिसाइड किया जाएगा, कोई मैनर तय कर दिया जाएगा, या फिर किसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके प्राइस डिसाइड की जा सकती है। और अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो एक रीजनेबल प्राइस के तौर पे मान ली जाएगी। एग्रीमेंट टू सेल का मतलब आ रहा है, जो अपन एग्रीमेंट टू सेल अपन पहले पढ़ के आ चुके हैं। मतलब क्या है? एग्रीमेंट टू सेल फ्यूचर होता है, एग्जीक्यूटरी होता है, फ्यूचर की किसी कंडीशन पे डिपेंड करेगा, वो वाला। अब आ जाओ साहब अगला टॉपिक, जिसका एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% कन्फर्म है, 100% कन्फर्म क्वेश्चन है, बाद में मत कहना बताया नहीं। कंडीशन एंड वारंटी बहुत तगड़ा टॉपिक है, कन्फर्म क्वेश्चन है। अब ध्यान से सुनना, कंडीशन किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन इसेंशियल कंडीशन होती है, जिसके पूरा नहीं होने पे बायर के पास ये राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। जबकि वारंटी किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए मेन कंडीशन नहीं होकर कोलेटरल कंडीशन होती है, जिसके पूरा नहीं होने पे केवल बायर सेलर से कंपनसेशन मांग सकता है, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता। डिफरेंस पढ़ के देख लो। कॉन्ट्रैक्ट इसेंशियल होता है, कंडीशन इसेंशियल होता है, वारंटी कोलेटरल होता है। कंडीशन के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट है, वारंटी के अंदर केवल डैमेज लेने का, कंपनसेशन लेने का राइट है। कॉन्ट्रैक्ट को, कंडीशन को वारंटी भी समझा जा सकता है, लेकिन वारंटी को कंडीशन नहीं समझा जा सकता। अब अगला, किस किस केस के अंदर कंडीशन को वारंटी ट्रीट किया जा सकता है? पहला, वॉलंटरी वे ऑफ कंडीशन, जब बायर खुद अपनी इच्छा से
ब्रीच तो कंडीशन हुई है, पर बायर खुद बोल देता चलो कोई बात नहीं यार, ब्रीच कंडीशन हुई है लेकिन मुझे तो आप कंपनसेशन दे दो, मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं करना। जैसे एक एग्जांपल, बायर ने कोई पर्टिकुलर गुड्स का ऑर्डर दिया कि मुझे ये पर्टिकुलर गुड्स चाहिए। अब मुझे बताओ वो पर्टिकुलर गुड्स अगर आपको अवेलेबल नहीं हुआ, क्या ब्रीच ऑफ कंडीशन है, ब्रीच ऑफ वारंटी है? ऑफकोर्स ब्रीच ऑफ कंडीशन है। पर बायर चाहता है चलो कोई बात नहीं यार, आपने वो गुड्स नहीं दिया पर उसका मिलता जुलता तो दिया है ना, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर रहा, मुझे तो आप मेरे गुड्स का कंपनसेशन दे दो। तो बायर अपनी इच्छा से कंडीशन को वारंटी मांग सकता है। दूसरा, किन किन केस में कंपल्सरी कंडीशन को वारंटी माना जाएगा? पहला, जब कंडीशन को पूरा करना पॉसिबल नहीं हो। दूसरा, जहाँ पे इम्पॉसिबल हो चुका है कंडीशन को पूरा करना, वही वाला पहला पॉइंट आ गया, जहाँ पे कंडीशन को पूरा करना इम्पॉसिबल हो चुका है, वहाँ पे कंडीशन को क्या मान लिया जाएगा? वारंटी। अगला टॉपिक, एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कंडीशन। पहली बात, एक्सप्रेस कंडीशन का मतलब क्या होता है? एक्सप्रेस कंडीशन जिसको पहले क्लियरली बताया जाता है। इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब क्या होता है? जिसके बारे में पहले बताया नहीं गया, कॉमन सेंस की बात है, माना जाएगा। आ जाओ एक एक को देख लेते हैं। वापस कह रहा हूँ, कंडीशन वारंटी का कंफर्म क्वेश्चन आएगा सोगा बहुत सी बार बेटा 20-20 नंबर का भी उठ के आ जाता है, ध्यान रखियो। आ जाओ, इम्प्लाइड कंडीशन। पहली इम्प्लाइड कंडीशन, कंडीशन एज टू बी टाइटल। ये इम्प्लाइड कंडीशन क्या कहती है? कंडीशन एज टू बी टाइटल क्या कहता है? कंडीशन एज टू बी टाइटल ये कहता है कि अगर सेलर ने कोई गुड्स बायर को सोल्ड आउट किया तो ये इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी कि उस गुड्स से रिलेटेड ओनरशिप भी किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी? बायर को। दूसरा, सेल बाय डिस्क्रिप्शन। अगर सेलर ने गुड्स डिस्क्रिप्शन के थ्रू सोल्व किया है बायर को तो ये इम्प्लाइड कंडीशन मानी जाएगी कि जो गुड्स बायर को डिलीवर किया गया है वो अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन है। तीसरा, अगर सेलर ने बायर को गुड्स, ये मैं पहले ये वाला पढ़ रहा हूँ, पॉइंट नंबर 5, अगर सेलर ने बायर को गुड्स सैंपल के थ्रू सोल्व किया है तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन मानी जाएगी, इंप्लाइड कंडीशन मानी जाएगी कि वो गुड्स भी सैंपल के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो गुड्स सैंपल में तो कुछ और था, रियलिटी में कुछ और था। ये इंप्लाइड है, कॉमन सेंस की बात है। इंप्लाइड का मतलब कहा नहीं गया तो भी माना जाएगा। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस। ये कंडीशन ये मानी जाती है कि जो गुड सेलर ने बायर को सोल्ड आउट किया है वो उसके हेल्थ के रिगार्डिंग, क्वालिटी और फिटनेस के रिगार्डिंग सही होगा, प्रॉपर होगा। बायर कभी भी ये कह के गुड्स नहीं खरीदता कि भैया ये चीज़ मुझे हार्मफुल तो नहीं होगी ना। ये कॉमन सेंस की बात है कि जो गुड सेलर बायर को सोल्ड आउट कर रहा है वो उसके हेल्थ के रिगार्डिंग हार्मफुल नहीं होनी चाहिए। कंडीशन एज टू बी मर्चेनेबिलिटी। जो बंदा शॉप पे खड़ा है उसको ओनर माना जाएगा, यानी जो बंदा सेलर है उसके रिगार्डिंग ये इंप्लाइड कंडीशन मानी जाती है कि उसको ओनरशिप ट्रांसफर करने का राइट होता है। कभी भी बायर शॉप पे जाके ये नहीं पूछता कि आप सेलर हो या आपको गुड्स बेचने का राइट अवेलेबल है या नहीं है, ये इंप्लाइड कंडीशन मानी जाती है। होलसेलिज्म की कंडीशन क्या बोलती है? जितना ज़्यादा गुड्स होलसेल क्वान्टिटी में होगा उतना ज़्यादा उसकी प्राइस डिक्रीज होगी। इंप्लाइड वारंटी। पहली इंप्लाइड वारंटी इज टू बी अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन। पहली इंप्लाइड वारंटी क्या कहती है कि जो गुड्स बायर को सोल्ड आउट किया गया है उसके रिगार्डिंग उसको पोजीशन पूरा प्रॉपर मिलेगा। जैसे सोचो, सेलर से तो 10 लोग पैसा मांगते हैं यार, लेकिन बायर ने सेलर को अपने गुड्स का प्रॉपर पैसा दिया है, तो अब जो लोग सेलर से पैसा मांगते थे अब वो बायर से पैसा मांगने नहीं आ सकते। ये इंप्लाइड वारंटी है कि जो पोजीशन आप ट्रांसफर कर रहे हो वो बिल्कुल अनडिस्ट्रीब्यूटेड पोजीशन होगा। दूसरा, वारंटी इज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनक्यूम्ब्रेंस। उसके रिगार्डिंग कोई भी थर्ड पार्टी का क्लेम, थर्ड पार्टी का डैमेज ड्यू नहीं होना चाहिए। तीसरा, अगर गुड्स के अंदर कोई डेंजरस नेचर है तो उस डेंजरस नेचर के बारे में सेलर बायर को पहले प्री इन्फॉर्म करेगा। ये नहीं होना चाहिए कि गुड्स के डेंजर नेचर के बारे में बताया नहीं और बाद में बायर को कोई लॉस हो जाए। ये इंप्लाइड वारंटी है। चौथा, इंप्लाइड वारंटी आपका इंप्लाइड कंडीशन में भी था, क्वालिटी एंड फिटनेस, और इंप्लाइड वारंटी में भी क्वालिटी एंड फिटनेस आ रहा है। सर दो जगह कैसे आ गया? रीज़न समझो। सेलर ने जो गुड्स बायर को सोल्ड आउट किया वो गुड्स के उसके हेल्थ के रिगार्डिंग हार्मफुल निकल गया, यानी उसकी क्वालिटी प्रॉपर नहीं थी, फिटनेस प्रॉपर नहीं थी और बायर को नुकसान हो गया। तो अब ये इंप्लाइड कंडीशन और वारंटी दोनों इसलिए बना क्योंकि बायर के ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि बायर चाहे तो कंपनसेशन ले सकता है और बायर चाहे तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। कैविट टेम्पेटर, अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैविट टेम्पेटर। कैविट टेम्पेटर का मतलब होता है अनपेड सेलर, यानी वो सेलर जिसको अपने गुड्स का अभी तक पूरा पैसा नहीं मिला है वो सेलर क्या माना जाएगा? कैविट एम्पेटर। वो सेलर क्या माना जाएगा? कैविट एम्पेटर। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन केस है जहाँ पे आपका डॉक्ट्राइन ऑफ कैविट, सॉरी मैंने कुछ अलग बोल दिया, मैं अनपेड सेलर में चला गया, सॉरी। कैविट एम्पेटर का मतलब होता है बायर बी अवेयर। मतलब जो गुड्स बायर सेलर से खरीद रहा है उसके बारे में ये कॉमन सेंस अंडरस्टूड बात मानी जाएगी कि बायर को उस गुड्स के रिगार्डिंग प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। बायर को उस गुड्स के रिगार्डिंग जो भी चीज़ें हैं, बायर को उस गुड्स के रिगार्डिंग, उस गुड्स की अच्छी बातें, गुड्स की बुरी बातें, वो गुड्स हार्मफुल तो नहीं है, गुड्स क्या है, प्रॉपर चेक करके बायर को लेना चाहिए। यहाँ पे सेलर को रिस्पॉन्सिबल नहीं माना जाएगा। लेकिन उसके साथ एक्सेप्शन केस है जहाँ पे
बायर अगर अवेयर नहीं भी होगा तो भी रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? सेलर को। पहला, फिटनेस और क्वालिटी। जो गुड्स खरीदा जा रहा है वो गुड्स क्वालिटी और फिटनेस के अकॉर्डिंग होना ही होना चाहिए। यहाँ के ऊपर बायर अवेयर नहीं भी है तो भी रिस्पॉन्सिबल किसको माना जाएगा? सेलर को। अरे जैसे आप मिठाई की शॉप पे गए, जो मिठाई बनी हुई है वो 1 दिन पुरानी है, 2 दिन पुरानी है, 5 दिन पुरानी है, 10 दिन पुरानी है, इसके बारे में बायर को क्या पता? बायर तो सेलर पर ट्रस्ट करके ही खरीद रहा है, सेलर की गुडविल पे खरीद रहा है, तो यहाँ पे किसको रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा? सेलर को। बाद में सेलर केवी टेम्पेटर का नाम लेके बायर को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, मर्चेनेबिलिटी क्वालिटी, वही ऊपर पड़ गया है। जो पर्सन गुड्स सोल्ड करने की क्वालिटी रख रहा है, जो पर्सन सेलर बन के बैठा है, वो मर्चेनेबल माना जाएगा, उसको शॉप का ओनर माना जाएगा, उसको गुड्स ट्रांसफ़र करने का राइट माना जाएगा, उसके पास मर्चेनेबल क्वालिटी होनी चाहिए। बायर कभी भी एग्जामिन नहीं करेगा कि आपने जो गुड्स सोल्ड कर रहे हो विदाउट डिफेक्ट है या नहीं है। तीसरा, यूज़ ऑफ ट्रेड, मतलब वो चीज़ नॉर्मल काम में आनी चाहिए। चौथा, अगर सेलर ने कोई फ्रॉड किया है तो उस फ्रॉड के रिगार्डिंग तो बायर को कैसे पता चलेगा? तो जब कोई सेलर फ्रॉड कर रहा है तो उस फ्रॉड के रिगार्डिंग बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मानी जाएगी, वहाँ पे सेलर को रिस्पॉन्सिबल माना जाएगा। जैसे एग्जाम्पल, वेट मीज़र, जो अपने किलो मीज़र के वाट आते हैं, 1 किलो, 2 किलो, 5 किलो वाला, 10 किलो वाला, सोचो सेलर ने उसमें हेराफेरी कर रखी है। बाहर से दिखने में 1 किलो दिख रहा है, लेकिन उसको तोल के देखो तो 990 ग्राम है, 950 ग्राम है, 900 ग्राम है। वो हर बार 100 ग्राम की बायर को चूना लगा रहा है, जिसका सेल बायर को देखते पता चल ही नहीं सकता। तो सेलर फ्रॉड कर रहा है। क्या बाद में बायर को ये कह के अवेयर करके कहा जा सकता है क्या कि पहले आप ध्यान रखते ना? अरे यार, बायर कहाँ से ध्यान रखता? आप फ्रॉड कर रहे हो, और फ्रॉड को तो पकड़ा ही नहीं जा सकता। इस वजह से गुड्स परचेज अंडर पेटेंट और ब्रांड नेम, अगर बायर सेलर के ब्रांड नेम के थ्रू, सेलर की गुडविल के अंदर माल खरीद रहा है, तो एक कॉमन सेंस अंडरस्टूड रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी मानी जाएगी? सेलर की, कि वो अपने ब्रांड नेम को बनाए रखे, ब्रांड नेम के अकॉर्डिंग गुड्स देवे। ठीक है। अगर गुड्स आपने सैंपल के थ्रू सोल्व किया है तो अब ये क्या नॉर्मल रूल माना जाएगा कि गुड्स अकॉर्डिंग टू सैंपल होना चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन और सैंपल के थ्रू सोल्व किया है तो यहाँ पे भी केवी टेम्पेटर का रूल नहीं लगेगा, क्योंकि बायर डिस्क्रिप्शन और सैंपल को देख के ही गुड्स खरीद रहा है, बायर एक एक पीस चेक नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे बायर भी अवेयर का रूल नहीं लग सकता। अभी तक अपन ने क्या देख लिया? सेल और एग्रीमेंट टू सेल, टाइप्स ऑफ गुड्स, और अपना इंपॉर्टेंट कंडीशन वारंटी का टॉपिक और केवी टेम्पेटर का टॉपिक। चैप्टर ज़्यादा बड़ा नहीं है, सेकंड वीडियो के अंदर चैप्टर आपका पूरा खत्म हो जाएगा।